हेलो प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, अपन चर्चा कर रहे थे संविधान सभा पर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर, और उसके तहत अपने दो क्लासें पिछले वाले वीडियो में अपने ली थी। अपने संविधान सभा की पृष्ठभूमि पर बात की, और जो दूसरा वीडियो था संविधान सभा का पार्ट 2, उसमें अपने कैबिनेट मिशन योजना और कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ था उनके ऊपर भी अपन चर्चा कर ली। अब अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं संविधान सभा की पहली बैठक से। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से लेकर अंतिम बैठक तक की जो बात है, उस बात को अपन इस वीडियो में पूरा करने जा रहे हैं। तो ये तीसरा पार्ट है, और यदि आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट यदि नहीं देखा है तो उसको ऊपर आई बटन में जा करके आप क्लिक करके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को ज़रूर देखें। अब अपन शुरू करते हैं आज की क्लास, संविधान सभा पार्ट 3। तो साथियों, वो ऐतिहासिक पल आ गया जिसका अपन को वर्षों से इंतज़ार था कि अपन अपने देश के संविधान का निर्माण स्वयं करें, अपने स्वशासन के बारे में स्वयं सोचें। तो वो दिन ऐतिहासिक घड़ी आ गई, तो उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं संविधान सभा के बारे में। तो अपन आज की जो क्लास है उसको 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का पूर्ण रूप से गठन हो चुका है। अब संविधान सभा है वो अपनी पहली बैठक करने जा रही है। तो 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक, 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 11 बजे, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, उस समय उसका नाम कहा जाता था कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, केंद्रीय कक्ष, समय है 11 बजे और तारीख 9 दिसंबर। अब इस 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की जो पहली बैठक है, उस पहली बैठक में मुख्य तौर पर कौन कौन से काम किए जाते हैं उसकी अपन अब चर्चा कर रहे हैं। संविधान सभा की पहली बैठक में संविधान सभा जब बैठ रही है उसमें आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा संविधान सभा को संबोधित करते हुए ये कहा जाता है कि मैं आप सब मित्रों और सदस्यों के सहयोग या सदस्यों की अनुमति से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का पद ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। जे.बी. कृपलानी के द्वारा, जे.बी. कृपलानी द्वारा संबोधित किया जाता है, और संविधान सभा के सभी सदस्यों की तरफ से आचार्य सच्चिदानंद सिन्हा को ये कहा जाता है कि आप अस्थायी सभापति का पद ग्रहण करें। तो अस्थायी सभापति ये इनके द्वारा प्रस्ताव, और अस्थायी सभापति बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी सभापति के रूप में आसन ग्रहण करने के लिए जे.बी. कृपलानी के द्वारा कहा जाता है, और इनको आसन ग्रहण करवाया जाता है। तो ये अस्थायी अध्यक्ष या सभापति बन गए। अस्थायी सभापति बनने के बाद में सभापति महोदय के द्वारा चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इनके द्वारा जो शुभकामनाएं संदेश संविधान सभा को प्रेषित किए गए थे, उन संविधान संदेशों को, संविधान सभा को जो संदेश आए थे उनको संविधान सभा के सदस्यों को सुनाया जाता है। यानी इसके बाद में बात करें तो शुभकामनाएं संदेश, शुभकामना संदेश ये, और शुभकामना संदेशों के बाद में सभापति महोदय के द्वारा उद्घाटन भाषण, उद्घाटन भाषण, सभापति महोदय द्वारा उद्घाटन भाषण दिया जाता है। और उद्घाटन भाषण के बाद में संविधान सभा के जो अस्थायी सभापति थे, उन अस्थायी सभापति महोदय के द्वारा ये कहा जाता है कि हम जब तक स्थायी सभापति का निर्वाचन नहीं कर दिया जाए तब तक मुझे अपने कार्यों के संचालन या सहायता देने के लिए एक उपसभापति को मनोनीत किया जाए, और उसके लिए मैं सभापति मोदी द्वारा कहा जाता है कि उसके लिए मैं फ्रैंक रेजिनाल्ड एंथोनी को नामजद करता हूँ। तो ये एक, इसके बाद में उपसभापति का मनोनयन,
उपसभापति का मनोनयन किया जाता है और उपसभापति है फ्रैंक एंथोनी। पूरा नाम भी आ सकता है फ्रैंक रेजिनॉल्ड एंथोनी। फ्रैंक रेजिनॉल्ड एंथोनी, ये संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति। ऐसा सवाल आ सकता है कि संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति कौन थे, तो वो उपसभापति थे फ्रैंक रेजिनॉल्ड एंथोनी। अब इनके बाद में संविधान सभा के जो भी सदस्य है, संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा अपना परिचय पत्र पेश किया जाता है और परिचय पत्र पेश करने के बाद में रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो ये परिचय पत्र और फिर हस्ताक्षर। तो साथियों, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, उस संविधान सभा की पहली बैठक में मोटे मोटे तौर पर यह काम हुआ। एक तो सबसे पहले कृपलानी के द्वारा आचार्य डॉक्टर सचिंदर सिन्हा जी को अस्थायी सभापति के लिए आमंत्रित किया जाता है, उनको असभापति बनाया जाता है। उसके बाद में सभापति मोदी के द्वारा शुभकामनाएं संदेश जहाँ जहाँ से मिले उनको पढ़कर सुनाया जाता है। फिर सभापति मोदी के द्वारा उद्घाटन भाषण दिया जाता है और फिर उपसभापति को मनोनीत किया जाता है, ये फ्रैंक रेजिनॉल्ड एंथोनी। और उसके बाद में परिचय पत्र पेश किए जाते हैं और सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। ये तो बात होगी संविधान सभा के पहली बैठक की। अब अपन बात करते हैं 9 दिसंबर के बाद में संविधान सभा वापस समवेत होती है 1946, 10 दिसंबर 1946, और ये संविधान सभा की दूसरी बैठक। अब इस संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है उसमें मोटे तौर पर दो काम किए जाते हैं। एक तो स्थायी सभापति के मनोनयन या स्थायी सभापति के निर्वाचन की विधि का निर्धारण किया जाता है। एक तो जो काम है वो है स्थायी सभापति के निर्वाचन की विधि का निर्धारण, यानी स्थायी सभापति का निर्वाचन कौन सी विधि से, उस नियमों का निर्धारण किया जाता है। और जो दूसरा काम किया जाता है, संविधान सभा की जो कार्य संचालन है, कार्य संचालन और नियम निर्माण समिति, कार्य संचालन व नियम निर्धारण समिति कार्य संचालन और नियम निर्धारण जो समिति है, इसके सभापति और सदस्यों के मनोनयन के संबंध में विज्ञप्ति जारी की जाती है। सभापति और सदस्य, इन सभापति और सदस्यों के मनोनयन के लिए विज्ञप्ति जारी की जाती है। तो ये 10 दिसंबर की तारीख को दो मोटे तौर, एक तो सभापति के लिए नियमों का निर्धारण किया जाता है कि सभापति स्थायी सभापति का निर्वाचन कैसे होगा, और फिर कार्य संचालन। ये जो कार्य संचालन और नियम निर्धारण समिति वो ये संविधान सभा की पहली समिति थी। तो इनके बारे में बताया गया। अब ये दूसरी बैठक हो गई। दूसरी बैठक के बाद हम बात कर रहे हैं तीसरी बैठक पर। तीसरी बैठक की बात करें तो ये तीसरी जो बैठक है कंटिन्यू चल रही है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। और इस संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है, इस बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन कर दिया जाता है। और दूसरा, ये जो कार्य संचालन और नियम निर्धारण समिति के जो सभापति और सदस्य, इनको भी नियुक्त कर दिया जाता है। तो इसमें मोटे तौर पर ये बात रखनी है कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है, उस तीसरी बैठक में एक तो स्थायी सभापति बन जाते हैं। और स्थायी सभापति बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब साथ ही इसमें यह देखना है, एक तो जनरल सा सवाल ये बनता है कि संविधान सभा के स्थायी सभापति किस तारीख को बनाए गए, तो 11 दिसंबर 1946 को। कौन सी बैठक थी, तो ये तीसरी बैठक थी। अब यहाँ ये आ रहा है कि यहाँ जो ये स्थायी सभापति के लिए जो नियमों का निर्धारण किया गया था, उसमें ये था कि भाई जो भी प्रस्ताव आएगा सभापति के निर्वाचन के लिए, उसमें एक प्रस्तावक, उसका समर्थक, और जिस व्यक्ति को आप सभापति के लिए आप प्रस्ताव में ला रहे हो, उसका समर्थन या उसकी अनुमति का होना बहुत जरूरी है। ये 3 नियम थे।
तो सभापति महोदय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए 4 प्रस्ताव आए। स्थायी सभापति के लिए 4 प्रस्ताव आए। अब यहाँ 4 प्रस्ताव में 4 अलग अलग व्यक्ति नहीं, चारों ही जो प्रस्ताव थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से, यानी डॉक्टर राजेंद्र, बाकी कोई प्रस्ताव था ही नहीं, इसलिए एक ही सदस्य थे और इनको सीधा मनोनीत कर दिया गया था। तो ये डॉक्टर ऐसा आ सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए सभापति या स्थायी सभापति के लिए जो प्रस्ताव आए वो कहते थे 4। जो पहला प्रस्ताव था वो लेकर आए JB कृपलानी। JB कृपलानी। और ये प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव के जो समर्थक थे वो पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो दूसरा प्रस्ताव था सभापति महोदय के लिए जो आया था वो हरे कृष्ण मेहताब, ये प्रस्तावक। और इस दूसरे प्रस्ताव के जो समर्थक थे वो समर्थक थे नंद किशोर दास, ये दूसरा प्रस्ताव। अब जो ये दूसरे प्रस्ताव के बाद हम चारों प्रस्ताव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो तीसरा प्रस्ताव था वो लेकर आए थे श्री प्रकाशम, और जो चौथा प्रस्ताव लेकर आए थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो साथियों ये जो 4 प्रस्ताव आए थे, इन चारों प्रस्ताव में से ये जो पहले 2 प्रस्ताव थे ये नियमानुसार सही पाए गए। ये जो प्रस्ताव थे वो नियमानुसार सही पाए, ये जो जहां पर नियम बनाए थे इन नियमों के अनुसार ये JB कृपलानी वाला प्रस्ताव और हरे कृष्ण मेहता वाला, ये दोनों प्रस्ताव सही पाए गए। ये जो अन्य 2 प्रस्ताव थे ये नियमानुसार सही नहीं पाए गए। यानी 4 प्रस्ताव आए, चारों प्रस्ताव राजेंद्र प्रसाद जी के लिए आए। पहले जो 2 प्रस्ताव थे ये नियमानुसार सही पाए गए, ये नियमानुसार सही नहीं पाए गए। अब यह नियमानुसार सही नहीं पाए जाने का कारण ये जो प्रकाशन का जो पर्चा था प्रस्ताव, इसमें एक तो ये जो समय निर्धारित किया था उस समय निर्धारण के बाद में आया, दूसरा इसका जो समर्थक था वो समर्थक नहीं थे, और इसके साथ साथ में राजेंद्र प्रसाद की भी सहमति नहीं थी। और ये जो था समय पर तो आया था लेकिन इसके साथ में यहाँ ना तो इसका कोई समर्थक था और न राजेंद्र प्रसाद की सहमति। तो मोटे तौर पर अपने ये कह सकते हैं कि 11 दिसंबर को संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद जी को और कोई प्रतिद्वंदी नहीं होने के कारण स्थायी सभापति बना दिया गया। इनके नाम से 4 प्रस्ताव आए, पहले 2 प्रस्ताव सही पाए गए, और इसको ऐसे भी जो कृपलानी के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था उनका समर्थन किसने किया। तो इस प्रकार की बातें आप याद रख सकते हैं। अब यदि अपन बात करें संविधान सभा की तीसरी बैठक के बाद, चौथी बैठक के बाद यदि अपन बात करें, यहाँ आ नहीं रहा है, यहाँ देख लेते हैं चौथी बैठक। कंटिन्यू चल रहा है 9, 10, 11, 12 दिसंबर 1946। 12 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो चौथी बैठक हुई थी उसमें मुख्य तौर पर कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ था। 12 दिसंबर को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाना था, ये ध्यान रखना, लाया नहीं गया था, लाया तो 13 दिसंबर को लाया गया था। तो चौथी बैठक में 12 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाना था, लेकिन संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों का ये आग्रह था कि ये 12 तारीख को न लाया जा करके 13 तारीख को लाया जाए। तो सभापति महोदय ने उसको आगे 13 तारीख के लिए बढ़ा दिया। तो ये काम हो नहीं हुआ। और उसके बाद में जो ये जो संविधान सभा की नियम और कार्य संचालन जो समिति थी, इस समिति की बैठक हुई। तो ये भी ध्यान रखना, बस बाकी कोई काम इसमें हुआ नहीं था। बैठक उद्देश्य प्रस्ताव नहीं लाया गया। और ये जो संविधान सभा की कार्य संचालन और नियम निर्माण समिति थी, इस समिति की आप उसके बाद में बैठक हुई। ये तो चौथी बैठक ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब अपन बात करें 13 दिसंबर 1946 वाले दिन की। 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946, यहाँ आ नहीं रहा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तेरह दिसंबर 1946
1946 कंटिन्यू चल रहा है 9 तारीख से। 13 दिसंबर 1946 में सब महत्वपूर्ण जो बात थी, एक तो था उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 की जो संविधान सभा की बैठक थी, ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था ये भी सबको ध्यान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। अब साथियों इसमें एक और बात ध्यान रखनी, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, इस उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। तो ये ध्यान रखना, ये प्रस्ताव इनके द्वारा और ये जो समर्थन है या जो समर्थक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन किसने किया या उद्देश्य प्रस्ताव के समर्थक कौन थे, तो आप लिखेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन किया जाता है। तो ये तो फैक्चुअल बातें हो गई है। अब ये जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा जो लाया जा गया, ये उद्देश्य प्रस्ताव, इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 बिंदु थे, 8 बिंदु है। तो ये 8 बिंदु जो है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव के जो 8 बिंदु है, इन बिंदुओं को यदि संविधान की जो प्रस्तावना को अपन देखें तो इन बिंदुओं में से काफी हद तक यही बातें वापस संविधान की प्रस्तावना आई है, क्योंकि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान सभा का, ये संविधान सभा में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का आधार बना। उद्देश्य प्रस्ताव है वो संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में ये 8 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, उन पर अपन चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी। नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, उनके बिंदुओं पर अपन चर्चा करते हैं। जो पहला बिंदु है वो ये कह रहा है कि भारत पूर्णतया स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा, यानी कि भारत अब किसी के अधीन नहीं होगा, भारतीय है वो अपना स्वतंत्र निर्णय करेंगे और वह अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेगा। उद्देश्य प्रस्ताव का जो दूसरा बिंदु है उसमें ये कहा गया है कि भारत का एक संघ बनाया जाएगा और उस संघ में देसी रियासतें, ब्रिटिश प्रांत तो बाहर से संघ में जो भी सम्मिलित होना चाहेंगे उन सबको मिलाकर के एक संघ का निर्माण किया जाएगा। यानी प्रांत, देसी रियासतें और जो इस संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं उन सबको मिलाकर के एक संघ का निर्माण किया जाएगा। इस संघ में तीसरा जो बिंदु है उद्देश्य प्रस्ताव का, वो ये करा है कि इस संघ में या जो सम्मिलित क्षेत्र है उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा करेगी तथा इसके उपरांत के नियम के अनुसार यदि वे चाहेंगे, यानी जो क्षेत्र वो यदि चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियाँ उनको छोड़कर जो संघ में सम्मिलित होगी इन राज्यों को प्राप्त होगी। यानी तीसरा बिंदु उद्देश्य प्रस्ताव को ये करा है कि संघ में जो भी क्षेत्र शामिल है उन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा की पहली बात तो ये। दूसरा, संघ यदि वो क्षेत्र चाहेंगे तो उनके पास में अवशिष्ट शक्तियाँ रहेगी और इन अवशिष्ट शक्तियों को छोड़ के साथ साथ में संघ जिन शक्तियों का प्रयोग कराए उन शक्तियों को छोड़कर बाकी सभी शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त होगी। ये तीसरा बिंदु कह रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव का चौथा बिंदु ये है कि भारतीय संघ व उनके राज्यों में समस्त शक्ति का मूल स्रोत जनता होगी, यानी शक्ति का अंतिम जो स्रोत है वो जनता होगी। पांचवा बिंदु ये है कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। छठा बिंदु ये अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सातवां बिंदु संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इनके
भू क्षेत्र, समुद्र क्षेत्र, वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखा जाएगा। 8वां और अंतिम बिंदु जो उद्देश्य प्रस्ताव का था वो यह है कि इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उनके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, मोटे तौर पर इस उद्देश्य प्रस्ताव की काफ़ी बातों को संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर के संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। तो साथियों, 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उसके 8 बिंदुओं पर अपने चर्चा की, जिसमें विशेष तौर से इन बातों पर जोर दिया गया। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। भारत ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतों और बाहर से शामिल होने वाले जो लोग हैं उनका एक संघ होगा और संघ की जो शक्तियाँ प्रांत है उनको शक्तियाँ प्राप्त होगी और उसके साथ साथ में नागरिकों के साथ में न्याय, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, देश की एकता और अखंडता, इन सब बातों पर विचार विमर्श चर्चा की थी। और ये जो सब है इसको थोड़ा बहुत फेरबदल करने के बाद में यदि अपन देखेंगे तो ये काफ़ी जो अंश है वो प्रस्तावना में भी दिखते हैं। तो अपने चर्चा की थी उद्देश्य प्रस्ताव पर। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव हो गया संविधान की जो प्रथम मतलब 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12 और 13 इन 4-5 बैठकों में आपने देखा संविधान सभा में अपना जो मुख्य काम पूरा कर दिया था। इस औपचारिकताओं को पूरा करने के संबंध में नेहरू जी ने कहा था ये कुछ कार्य ऐसे थे उसी समान थे जैसे अपन किसी ऐसे विशाल प्रासाद या भवन का निर्माण करने जा रहे हैं और उससे पहले अपन जो भी उसकी पृष्ठभूमि है, उसके जो अन्य प्रकार के जो कचरा है या कुछ भी व्यवस्था है जो उसको हटाने का प्रयास करते हैं, उस मैदान को एकदम समतल और साफ करते हैं और उसके बाद अपन एक भवन का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्राथमिक कार्य थे 4-5 बैठकों में हो रखे थे वो कुछ इस प्रकार के थे। इसके बारे में नेहरू जी ने ये टिप्पणी की। अब अपन बात करते हैं कि संविधान सभा की परामर्श समिति ने 17 मार्च 1947 आगे अपन चर्चा शुरू करते हैं। 17 मार्च 1947 और परामर्श समिति संविधान सभा की जो परामर्श समिति थी, संविधान सभा की परामर्श समिति ने 17 मार्च 1947 को केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल थे, उन केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को एक उनके विचारों को जानने, संविधान की विशेषताओं के संबंध में उनके विचारों को जानने के लिए एक प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार करके उनके पास में भेजी और उनको कहा गया कि आप अपने इन प्रश्नावली के आधार पर अपने विचार प्रकट करें। दूसरा काम, संविधान सभा के जो सदस्य थे उस संविधान सभा के सदस्यों को संवैधानिक दृष्टांतों के नाम से एक पुस्तिका दी गई, उसकी 3 प्रतियां। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको संवैधानिक दृष्टांतों के नाम की 3 प्रतियां सदस्यों को दी गई। उसके बाद में जो केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों ने जो उनको प्रश्नावली सौंपी गई थी अपने परामर्श के लिए, अपनी सलाह के लिए, उनके जो रिपोर्ट आई उनको सबको आधार मान करके जो परामर्श समिति थी उनने एक प्रतिवेदन तैयार किया। पहले तो उन्होंने एक प्रश्नावली भेजी केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों को, फिर उन केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों ने अपने विचार जो भी थे परामर्श समिति के पास वापस भेजे। जो भी उनसे विचार प्राप्त हुए उन सब विचारों को संग्रह करके परामर्श समिति ने एक प्रतिवेदन तैयार किया। अब इस प्रतिवेदन के आधार पर BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। ये ध्यान रखना, पहले तो जो प्रारूप समिति उसको बाद में अपन देखेंगे। BN राव ने जो परामर्श समिति के प्रतिवेदन था उस परामर्श समिति के प्रतिवेदन के आधार पर एक प्रारूप तैयार किया। BN राव थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और जो प्रारूप था BN राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया था उस प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ। तो इसको क्रमबद्ध जैसे देखो परामर्श समिति, और इस परामर्श समिति ने क्या किया,
केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल, केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों को, केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों को प्रश्नावली भेजी। फिर उन्होंने अपना वापस जो भी विचार थे या अपने जो भी सलाह थी उसको वापस परामर्श समिति के बाद में फिर एक प्रतिवेदन तैयार किया, प्रतिवेदन तैयार किया गया, परामर्श समिति के द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया गया। ये जो प्रतिवेदन तैयार हुआ था, इस प्रतिवेदन के आधार पर संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। और ये संविधान का जो प्रारूप था, इस प्रारूप को तैयार किया था B.N. राव, B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। तो ये सीक्वेंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गएगा। 17 मार्च 1947 का दिन परामर्श समिति इनको प्रश्नावली भेजती है, ये वापस अपने रिपोर्ट देते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर परामर्श समिति एक प्रतिवेदन तैयार करती है और इस प्रतिवेदन को आधार बना करके संविधान का प्रारूप तैयार किया जाता है। और वो संविधान का जो प्रारूप तैयार करते हैं वो है बेनेगल नरसिंह राव, जिसको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। अब B.N. राव ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार कर दिया। अब इस B.N. राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था, इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। बिल्कुल अपन सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। एक प्रतिवेदन, इस पर विचार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए किया गया। अब ये जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों को याद करने के लिए अपन एक ट्रिक्स अपनाते हैं सरल तरीके से। वैसे यदि सीधा पढ़ेंगे तो भी याद हो सकता है, ट्रिक्स याद होगा। अब इसकी जो ट्रिक्स है, इसको ट्रिक्स को मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल मस्त ट्रिक्स है और उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक्स है, अम्बेडकर अपने मित्र गोपाल कृष्ण स्वामी के साथ खेत जोतने गए। ये ट्रिक से पहले आप एक वाक्य याद कर लो। भीमराव अंबेडकर अपने मित्र गोपाल कृष्ण स्वामी, गोपाल कृष्ण मुंशी, ये याद रखें, ये बेटर रहेगा। भीमराव अंबेडकर अपने मित्र गोपाल कृष्ण मुंशी के साथ खेत जोतने गए। अब 7 सदस्य कैसे याद करना है? देखो, एक सदस्य याद हो गया अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर, ये मित्र यानी BL मित्र, BL मित्र। गोपाल, तो गोपाल से हो गया गोपाला स्वामी अयंगर। गोपाल, ये कृष्ण, तो कृष्ण से हो गया अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये मुंशी, तो मुंशी से हो गया KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अब ये हो गया। उसके बाद में देखो ये 7, तो 7 इससे हो गया मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। और ये जो खेत है इससे हो गया DP खेतान, DP खेतान। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। देखो अच्छी तरह से देखो कि अंबेडकर अपने मित्र गोपाल कृष्ण मुंशी के साथ खेत जोतने गया। अंबेडकर से भीमराव अंबेडकर, दोबारा आप देख सकते हैं। मित्र से BL मित्र, गोपाल से गोपाला स्वामी अय्यर,
अयंगर, कृष्ण से अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मुंशी से KM मुंशी, साथ में शाह से बन गया मोहम्मद सादुल्ला और खे से हो गया DP खेतान। ये तो हो गए 7 नाम, यानी जो प्रारूप समिति थी उसके 7 सदस्य हो गए। अब इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, कोई दोहरा नहीं, सबको याद है। अब उसके बाद अपन 2 चीज़ इसमें एक और देखनी है, ये जो DP खेतान और ये BL मित्र, DP खेतान और BL मित्र की जगह अन्य सदस्य को लगे। ये इनके त्यागपत्र के बाद में BL मित्र की जगह आए थे माधवराव। ये ध्यान रखना है, संविधान सभा में BL मित्र की जगह कौन आए, तो ये माधवराव, ये याद रखना है। और ये DP खेतान की जगह TT कृष्णमाचारी। ये 2 नाम आपको चेंज करने हैं, इनके निधन के बाद में, इनके इस्तीफे के बाद में। तो 7 सदस्यों के नाम, एक अध्यक्ष का नाम, गठन कब हुआ, इनके बाद में आपको देखना है कि ये जो BL मित्र है इसकी जगह माधवराव लिया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि BL मित्र की जगह क्या हो गया, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं माधव मित्र। तो BL मित्र की जगह है माधव। और DP खेतान, इसको भी यदि आप देखें तो DP और TT साथ मारा है, ठीक है। तो DP खेतान के निधन के बाद में TT कृष्णमाचारी प्रारूप समिति में लाए गए। तो ये तो थे प्रारूप समिति और उसके सदस्य। अब उसके बाद में ये जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948, ये मैं हटा देता हूँ या यहाँ पर लिख देता हूँ, 21 फरवरी 1948 प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान का जो प्रारूप था उस प्रारूप पर विचार करने के बाद संविधान के सामने संविधान सभा के समक्ष प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष में संविधान के प्रारूप पर विचार करने के बाद एक रिपोर्ट प्रतिवेदन पेश किया। और ये जो रिपोर्ट में इसमें जो था उसमें मुख्य रूप से 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो इसमें ये देखना, ये अनुच्छेद और ये अनुच्छेद फिर देखना, ये जो BN राव के द्वारा जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था उस संविधान के प्रारूप में 243 तो थे अनुच्छेद और 13 अनुसूचित है। ये आपको भीमराव अम्बेडकर ने जो विचार किया था उसके बाद ये देखेंगे तो 315 अनुच्छेद और ये 8 अनुसूचियां। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। 315 भीमराव अम्बेडकर के जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें थे और उसमें थी 8 अनुसूचियां और यहाँ 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां। तो भीमराव अम्बेडकर ने ये रख दिया, संविधान की प्रारूप समिति ने ये रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष रखी। अब इस पर बहुत सारे सुझाव आए, तो उन सुझावों पर विचार विमर्श करने के लिए इनको वापस कहा गया भी जो भी संशोधन आ रहे हैं उन पर वापस आप विचार करें। तो प्रारूप समिति ने फिर वापस जो संशोधन या जो सुझाव आए उन सुझावों पर वापस विचार विमर्श किया और उन पर वापस विचार विमर्श करने के बाद में 26 अक्टूबर 1948 को अपनी वापस रिपोर्ट संविधान सभा के सामने पेश की। तो ये ध्यान रखना, ये प्रारूप समिति ने अपना काम कर दिया। अब प्रारूप समिति के द्वारा जो ये काम हो चुका है, अब इसके बाद में संविधान पर विचार विमर्श हो रहा है। संविधान के विशेष तौर से इसको मैं हटा देता हूँ, 3 वाचन हुए। तो प्रारूप समिति ने अपने अंतिम तौर पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब अंतिम तौर पर रिपोर्ट सौंपने के बाद में संविधान पर विचार विमर्श हो रहा है। अब संविधान सभा में संविधान पर 3 वाचन हुए, 3 वाचन। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन ये सामान्य सी बातें हैं। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। दूसरा जो वाचन था
15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949। और जो तीसरा वाचन था 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949। ये संविधान पर विशेष तौर से 3 वाचन, ये फैक्ट है, याद रखने पड़ेंगे। 4 नवंबर से 9 नवंबर, 15 नवंबर 48 है, यहाँ 17 अक्टूबर 49 है। और ये यहाँ पर ये प्रथम वाचन में संविधान को पहली बार पढ़ा गया, ठीक है, संविधान को पहली बार पढ़ा गया। जो द्वितीय वाचन था ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था। संविधान पर गहनता से विचार विमर्श किया गया, गहनता से विचार विमर्श किया गया। संविधान पर गहनता से विचार विमर्श किया और इसमें संविधान में 7635 संशोधन आए। और ये जो था द्वितीय वाचन था वो 7 से लेकर के 10वां अधिवेशन, द्वितीय वाचन संविधान पर द्वितीय वाचन जो 7वें अधिवेशन से लेकर के 10वें अधिवेशन तक संविधान पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। और ये इन पर 7635 संशोधन, ऐसा कोई सवाल आता नहीं लेकिन फैक्चुअल देख सकते हो। और इनमें से 2437 के आसपास, 2437 के आसपास प्रस्ताव है को स्वीकार कर दिया गया, जो स्वीकार करने लायक थे। तो ये हो गया द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन के बाद में बारी आती है तृतीय वाचन की, जो 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 के मध्य हुआ। अब तृतीय वाचन में भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में एक प्रस्ताव लाया जाता है और उस प्रस्ताव का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड के नाम से प्रस्ताव लाया जाता है। और इस प्रस्ताव पर यह कहा भाई इस पर संविधान में प्रस्ताव को पारित किया जाए, यानी संविधान को पारित किया जाए। तो तृतीय वाचन में संविधान को पारित किया, 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया। और इस दिन संविधान सभा में जो सदस्य थे वो 284 सदस्य थे। तो ये इस प्रकार से संविधान सभा के बारे में अपन बात की थी और संविधान सभा को जो तृतीय वाचन था उसमें पारित कर दिया गया। इसके बाद में यदि अपन चर्चा करें, संविधान सभा का जो मुख्य काम था संविधान का निर्माण करना, संविधान सभा संविधान का निर्माण कर चुकी है। अब इसके बाद में ये जो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। संविधान की प्रस्तावना को यदि अपन देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में 16 अनुच्छेद, ये आपको ध्यान रखना, कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा 15 अनुच्छेद। तो 26 नवंबर 1949 में को संविधान सभा में 16, 15+1 क्यों लिखा, देखो 15+1 ये 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। तो संविधान का जो अनुच्छेद 15 का जो उसमें ये अनुच्छेद जो 94 है, अनुच्छेद 394 में ये लिखा कि संविधान सभा, ये संविधान है, इस संविधान सभा में तात्कालिक तत्काल प्रभाव से 15 अनुच्छेद जो अपन मैं आया लिखूंगा, 15 अनुच्छेद और 394 स्वयं अनुच्छेद है वो तत्काल प्रभाव से लागू होते हैं। बाकी जो प्रावधान है वो बाकी प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। तो ये जो 15 थे, तो ये एक तो 394, यानी ऐसा सवाल आ सकता है कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 संविधान में ये 15 अनुच्छेद लागू, 15+3 1 अनुच्छेद लागू होगा, यानी 16 अनुच्छेद लागू होंगे और बाकी वाले अनुच्छेद बाद में लागू होंगे। तो वो लिखा हुआ अनुच्छेद 394। तो वो जो अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 326, 366, 367, 379, 380, 388 और फिर ये 391, 392, 393 और 394,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये 16 अनुच्छेद थे वो 26 नवंबर 1949 को तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। याद करने के लिए आप इसको पार्ट में याद कर सकते हैं, बाकी याद नहीं हो सकते। ये कंटिन्यू है 5 6 7 8 9, याद रखो 8 से हो जाएगा 60, ऐसे याद कर सकते हो 5 6 7 8 और 9, तो 8 के बाद सीधा 60, तो ये 60 एक सीक्वेंस है। इसके बाद में सीधा सीधे जो सीरीज आ जाती है वो 300 वाली सीरीज आ जाती है। तो फिर आप ये 300 वाली सीरीज में देख लो 324, ये फिर दो कंटिन्यू है 366 और 367, ये है। अब इसके बाद में आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये जो 67 है तो इसको ये 6 इसके पीछे ले आओ 79 हो जाएंगे, तो 367 के बाद में सीधा हो जाएगा 379, तो ये कंटिन्यू है 379 और 380। याद करने का तरीका बताया 66 और 67 कंटिन्यू है, 67 के बाद ये जो 6 है इसको 6 को ऐसे लिया हो जाएगा 9, तो 7 और 9 हो गए, तो फिर हो जाएगा 379, फिर 80, फिर 88 और फिर वे 4 कंटिन्यू है। तो ये याद रखना 391 92 93 और 94, तो 4 ये कंटिन्यू है, 5 ये कंटिन्यू है और ये 2 कंटिन्यू। इस प्रकार से आप रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान में या इस तारीख को 16 अनुच्छेद लागू हो गए। ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब इसके बाद में संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, इसको मैं यहाँ हटाता हूँ। अंतिम बैठक संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। इस अंतिम बैठक में 2 काम होते हैं। एक काम तो है विशेष तौर से, एक तो राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, और दूसरा है संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है। संविधान सभा को भंग करके अंतरिम संसद के रूप में ये 26 जनवरी 2 विषय, एक तो राष्ट्रपति बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उसके बाद में संविधान सभा को भंग कर दिया गया और संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में स्थापित कर दिया गया। एक चीज और देख सकते हो, संसद की बात ये है, ये जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा के मुख्य तौर पर 2 काम थे। मुख्य तौर पर कितने काम थे? 2 काम थे। ये संविधान सभा, इसके मुख्य तौर से 2 काम था। एक काम था संविधान निर्माण, और दूसरा काम था संसद के रूप में कार्य करना। संसद के रूप में कार्य करना, ये भी आ सकता है कि संविधान सभा के 2 काम थे। जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही होती है, उस समय संविधान सभा की जो अध्यक्षता थी वो कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा है वो संसद के रूप में, कानून निर्माण के रूप में या संसद के रूप में काम कर रही होती है, तो उस समय संविधान सभा का जो अध्यक्षता कर रहे थे वो जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये भी आप देख सकते हो, संविधान सभा संविधान के निर्माण के समय काम करी तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, और संविधान संसद के रूप में जब संविधान सभा काम कर रही थी तो उस समय अध्यक्षता वो जीवी मावलंकर। तो ये अपने संविधान सभा के 3 क्लास में, अपने संविधान सभा की पहली क्लास जो संविधान सभा की पृष्ठभूमि पर थी उसको भी अपन पढ़ा। दूसरी क्लास थी कैबिनेट मिशन योजना और उसके तहत संविधान सभा का निर्माण, उसको भी अपने पढ़ा। और आज अपने पढ़ा था 9 तारीख से 9 दिसंबर संविधान सभा की पहली बैठक से लेकर अंतिम बैठक तक महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें हुई उन पर अपने चर्चा की। अब अपने इस संविधान सभा में मुख्य तौर पर तथ्यात्मक कोई बातें जो रहेगी, तो संविधान सभा की जो तथ्यात्मक बातें जो समझने लायक नहीं है उसको तथ्यात्मक बातों को अगली क्लास में पढ़ लेंगे। और उसके साथ साथ में इस संविधान सभा की आलोचना या संविधान सभा के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन है, किस किस ने संविधान सभा के बारे में कौन कौन सी बातें बताई, तो उसकी आलोचनाओं के बारे में अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। और यदि आप संविधान सभा ये जो पार्ट 3 है, तो संविधान सभा का पार्ट 1 और पार्ट
सेकंड यदि देखना चाहें तो आप आई बटन में जाकर के उसको देख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।